हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है एम केम। हम हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट देख रहे थे और जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ चुके होंगे कि थंबनेल लिखा है मैंने व्हाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस, या फिर हम उसको कह सकते हैं क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर इस लेक्चर के लास्ट में आपको मिलेगा। तो उससे पहले हमको कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वो टर्म समझने के लिए आप इस लेक्चर में आखिर तक बने रहिए और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में आखिर तक बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो बेसिक मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और कोई भी आपको ये पढ़ाएगा नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। जब भी कभी कोई भी कटायन और अनायन रिएक्ट होता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तब किसका फॉर्मेशन होता है? तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इस आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, अब इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों कहा जाता है? देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है NaCl। अब हमको पता है NaCl कैसे फॉर्म होता है। NaCl is formed by combining Na which has electronic configuration 2, 8 और 1। ये उसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Cl 2, 8, 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो Na अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इसके पास से जाने के बाद Na पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और Cl पे कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज। तो ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी है, जिससे ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है Na के साथ, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसको हम क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। तो जब भी कभी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हम उसको नॉर्मल वैलेंसी नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्योंकि ये जो वैलेंसी है किससे क्रिएट हो गई है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से वजह से क्रिएट हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कटायन को, किसी भी कटायन को दो चीजें होती है। एक होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरी चीज होती है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये जो कटायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ये कौन सेटिस्फाई करता है? तो अनायन करता है। देखो अब यहां पे Na की इलेक्ट्रो जो वैलेंसी है, Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी ये है 1। ओके, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेशन के बाद यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तैयार होता है, तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। ओके, और मैंने आपको कहा कि किसी भी कटायन को क्या होता है? तो एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी होती है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसके साथ साइन होती है। देखो अब जैसे हम सोडियम के बारे में देख रहे हैं, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और सोडियम कैटायन कैसे फॉर्म होता है? तो +1, यहां पे इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। तो ये जो साइन के साथ अगर न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होंगी तो वो होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैंने सोडियम का लिखा क्या? तो +1, और उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। देख लो, देखो
इलेक्ट्रोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसको होता है? कैटायन को। Na का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो +1। ओके, अब देखो Cl यहाँ पे Cl है। ओके, Cl में देखो क्या हो रहा है, Cl का कन्वर्शन Cl निगेटिव में हो रहा है। इसका मतलब पहले वो क्या था 287, बाद में वो क्या हो गया 288, यानी उसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? तो -1, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देखो इसकी Cl की ऑक्सीडेशन नंबर है -1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अपने तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, निगेटिव चार्ज ले रहा है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? -1, और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1। देखो ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। अब मैंने ये कैटायन के साथ एनायन का भी बता दिया, तो ये एग्जांपल को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन Na को हमेशा ध्यान रखना, कैटायन को ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है और साथ ही साथ क्या होती है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर और हम एग्जांपल देखिए इसके साथ साथ, देखो फॉर एग्जांपल पोटेशियम। अब पोटेशियम की अगर आपने वैलेंसी देखी तो वो रहेगी 1, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो रहेगा +1। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, KCl। KCl कैसे फॉर्म होता है? तो K पॉजिटिव से और Cl निगेटिव से। तो पोटेशियम ने अब एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, उसके वजह से Cl पे निगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, न्यूमेरिक वैल्यू +4, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और 1 होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो देखो कैटायन को या फिर एनायन को भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अभी किसके बारे में सोचेंगे? तो कैटायन के बारे में सोचेंगे। एवरी कैटायन हैज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सबसे पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे समझ लेते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट कैटायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, और उससे कौन सा आयोनिक कंपाउंड बनाऊंगा। तो हम क्या करेंगे? तो Cl निगेटिव आयन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो Mg डाई पॉजिटिव। ओके, अब डाई पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? तो 2 हो गई। ओके, और इलेक्ट्रोवैलेंसी पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, वो सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू रहती है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो वो है 2 पॉजिटिव। ओके, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर्ड, अब देखो Mg डाई पॉजिटिव को हमको न्यूट्रल करना है, तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक Cl निगेटिव आयन लगेगा, 2 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 Cl निगेटिव आयन। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं? तो 2 Cl निगेटिव आयन। तो Mg डाई पॉजिटिव 2 Cl निगेटिव से कंबाइन होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। आ रहा है ध्यान में? देखिए इस तरह से देखो, कैटायन को क्या होती है? उसकी एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी न्यूमेरिकल नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या रहता है? तो चार्ज रहता है। अब हम अनदर एग्जांपल लेंगे। अब Al3 पॉजिटिव, ये कैटायन है Al3 पॉजिटिव। अब देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? तो 3। तो 3 हो गई इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 3 पॉजिटिव। ओके, अब देखो इन 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने Cl निगेटिव आयन लगेंगे? 1 2 3। तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं? थ्राइस Cl निगेटिव। तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नाम है AlCl3। ओके, आ रहा है समझ में? तो देखो अब हम हमारे एग्जांपल की तरफ बढ़ते, जिसका नाम है Zn डाई पॉजिटिव। ओके, अब Zn डाई पॉजिटिव ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं होता है। ओके, लेकिन हम उसको बोलेंगे अभी ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, अब देखो Zn डाई पॉजिटिव। अब Zn डाई पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 2 पॉजिटिव। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने क्लोराइड आयन लगेंगे? तो 2 Cl निगेटिव यानी कितने?
तो ट्वाइस Cl निगेटिव, तो यहां से जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नाम है ZnCl2। यानी ये जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं इनको इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने निगेटिव आयंस लगेंगे ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट 3+, ओके। अब देखो कोबाल्ट 3+ है, इसने 3 पॉजिटिव चार्ज लाया, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसके वजह से इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 3+, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने Cl निगेटिव आयन लगेंगे? 1 2 3, यानी कितने Cl निगेटिव आयन? थ्राइस Cl निगेटिव आयन लगेंगे। तो इसका जो कंपाउंड तैयार होगा उसका नाम है COCl3। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो हमको यह समझना होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, और कैसे कटायन और अनायन मिलके आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो जब भी कभी कोई आयन उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को या फिर ऑक्सीडेशन, हम जो ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, जब भी कोई अनायन कटायन के इलेक्ट्रोवैलेंसी की जगह हम उस ऑक्सीडेशन नंबर को कंप्लीट करता है, तब उससे क्या तैयार होता है? तो हमारा आयनिक कंपाउंड तैयार होता है। देखो फिर से बताता हूं, जब भी कभी किसी कटायन के आप ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हो तो वहां से आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ओके। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या? तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू साथ ही साथ एक साइन, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स के चैप्टर में देखे हैं। तो इसको आप अभी क्या कीजिए, अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम हमारे क्वेश्चन के आंसर के तरफ आ रहे हैं कि क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। अब देखो, अभी इससे पहले हमने देखा कि CO कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन में था, उसके साथ थ्राइस Cl निगेटिव आयन कंबाइन हो रहे थे, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ COCl3 कंपाउंड। और ये कौन सा कंपाउंड था? आयनिक कंपाउंड, या फिर कौन सा कंपाउंड था? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन साइंटिस्ट को कुछ नए कंपाउंड मिले, जैसे ये कंपाउंड मैंने जो आपके सामने लिख रखा है COCl3 6NH3। अब COCl3 में 3 Cl कोबाल्ट को अटैच हो सकते, ये तो हमको पता था, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ? तो 6 NH3 भी अटैच हो गए। अब उनके सामने सवाल आ गया कि कोबाल्ट की इलेक्ट्रोवैलेंसी प्लस कोबाल्ट की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, ऑक्सीडेशन नंबर +3, वो उसने सेटिस्फाई कर ली। फिर ये बचे हुए बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए? फिर इसका आंसर उनको नहीं मिल रहा था। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने इन कंपाउंड को सबसे पहले बता दिया कि ये भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग उनको समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों कोबाल्ट ने अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी छोड़ के दूसरा वैलेंसी फॉर्म की, दूसरे बॉन्ड फॉर्म किए, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की। तो फिर ये कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पे आया खेल वर्नर का। वर्नर ने इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिया। एक्चुअली वर्नर के जो पोस्टुलेट्स है या फिर वर्नर थे, ये हम अगली बार देखने वाले हैं। लेकिन वर्नर कहां से गेम में आया, किस तरह उसने एक्सप्लेन किया, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अब हमको पता है कि CO, यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है वो कौन है? CO, जिसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी ये क्या है? तो 3 है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है? तो +3 है। अब बहुत से बच्चों को सवाल आएगा कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैसे निकाला? तो ये इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है, और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर कोई चार्ज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट को इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, Cl निगेटिव आयन आए, उसने इनके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट किया, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ COCl3, ओके।
यहां तक हमको समझ में आ गया। लेकिन ये जो 6 NH3 है, ये जो 6 बॉन्ड है ऊपर के, ये कहां से आए? तो ये जो 6 बॉन्ड है, इसमें NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसने अपनी लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट की और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से उसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए। देखो कोबाल्ट ने किसके साथ? NH3 के साथ। नाइट्रोजन ने अपनी एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, ऐसे 6 लोन पेयर डोनेट करके कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, जिसके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। वहां पे क्या अटैच हो गया? तो 6 NH3। और जितने कंपाउंड देखो, जितने molecules that are attached by coordinate bond is called as coordination number। उसको उसने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोबाल्ट ने 3 Cl के साथ आयोनिक या फिर कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। और नाइट्रोजन ने CO को लोन पेयर देके कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस जो मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, उसको, वो टर्म को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, कोबाल्ट को 2 चीजें है, एक है कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरी चीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो अगर उसकी नेचुरल वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर सेटिस्फाई होती होगी, देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर नेचुरल वैलेंसी या फिर उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये सेटिस्फाई होता होगा तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी कहेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। जब भी किसी से मेटल का नेचुरल वैलेंसी या फिर उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेटिस्फाई होगा तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। अगर उसको कोऑर्डिनेट होते हैं उसको कोई बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो इसकी जो आंसर है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? तो सबसे पहला आंसर किसने दिया? वर्नर ने दिया। और उसने दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको उसने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता चल गया कि इसमें 2 वैलेंसीज होती है। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी जो किससे फॉर्म होती है? ऑक्सीडेशन नंबर से। और दूसरी वैलेंसी जो सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या सेटिस्फाई करती है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसको एक्सप्लेन करने की शुरुआत किसने की? तो वर्नर ने की। और ये कंपाउंड समझने के लिए डिफिकल्ट थे क्योंकि कंपाउंड ने अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी छोड़ के और भी कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, इसलिए इन कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड कहा जाता है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये हम हमारे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया कि क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का अभी आपको आंसर मिल जाएगा या फिर मिल गया होगा कि जब कोई भी कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी के साथ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो समझने के लिए डिफिकल्ट था। इसलिए हम उसको, उन कंपाउंड को कौन से कंपाउंड कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको मिल गया होगा तो मेरे आगे के लेक्चर जरूर देखिए और हम आगे बढ़ेंगे वर्नर थ्योरी के साथ, जिसके हम अगले लेक्चर में देखेंगे वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट।